अभी चंद दिन पहले 14 अगस्त का दिन गुजरा है और पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया है अपना इंडिपेंडेंस डे। जिस वक्त आप इंडिपेंडेंस डे की तैयारियां कर रहे थे, झंडियां खरीद रहे थे या शहर में जाकर चरागा देख रहे थे, लाइट्स देख रहे थे, 14 अगस्त के गाने गा रहे थे, उसी वक्त फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक ऐसा लॉ पास किया जिसकी कानों कान आपको खबर नहीं हुई, लेकिन इस लॉ के पास करने के बाद एफबीआर ने आपको एक कोर इस्लामिक प्रैक्टिस से दूर कर दिया है। एफबीआर ने सिर्फ आपके ईमान को ही नहीं हिला दिया, एफबीआर ने साथ साथ पाकिस्तान के हजारों की तादाद में जो ई कॉमर्स स्टोर अपना कारोबार इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको भी ताला लगा दिया है। अब इस कहानी को समझने के लिए पहले आपको एक छोटी सी कहानी और समझनी है, और ये जो कहानी है ये कहानी लाहौर में रहने वाली एक लड़की की है और उस लड़की का नाम है आयशा। आयशा की कहानी यह है कि उसने मास कॉम के अंदर अपना मास्टर्स किया और मास्टर्स करने के बाद जो हर इंसान की कोशिश होती है, पहली नौकरी किसी अच्छी कंपनी में मिल जाए। उसे कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब मिल गई। अब कॉर्पोरेट कंपनी में बड़ी खुशी खुशी पहला दिन आने वाला है, नौकरी शुरू होने वाली है। उसने पता है पहला काम क्या किया? जो आप करेंगे वो पहला काम जो मैं करूंगा, अगर मेरी भी पहली नौकरी हो तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जाकर अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लेते हैं। आयशा को वैसे ही अच्छे कपड़ों का, अच्छी डिज़ाइनिंग का और बहुत शौक है। उसको नए नए डिज़ाइंस बनाने का, दर्जियों से बहस करने का, नए डिज़ाइंस को इंट्रोड्यूस करने का शौक था। आयशा ने अपने लिए बहुत सारे कपड़े बना लिए। एनीवेज, पहला दिन आया नौकरी का, आयशा नौकरी पे चली गई। आयशा को जो काम मिला इस कॉर्पोरेट कंपनी में काम करने के लिए, वो काम ये था कि कंपनी को मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स रेगुलरली कवर करते हैं, तो जितनी उनकी न्यूज़ क्लिपिंग होती हैं उन न्यूज़ क्लिपिंग की समरी बनानी है ताकि सीईओ को पहुंच सके और सीईओ पढ़ सकें कि हमें कहाँ कहाँ पीआर में कहाँ कहाँ कवर किया जा रहा है। आयशा खुशी खुशी नौकरी का आगाज़ करती हैं। 1 महीना गुजरता है, 2 महीने गुजरते हैं। अब इस कंपनी को समझ में आता है कि जो काम आयशा कर रही है ये काम तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल भी कर सकता है, हम इतने पैसे क्यों ज़ाया करते हैं। लिहाजा उन्होंने आयशा की जो वैकेंसी थी, आयशा की जो जॉब पोजीशन थी, उसको एलिमिनेट कर दिया। आयशा बेरोजगार हो गई। अब बेरोजगार होने के बाद घर की जिम्मेदारियां भी हैं। आयशा घर बैठी चंद दिन, लेकिन उसके बाद आयशा ने ये डिसाइड किया कि मैं कपड़ों के मामले में बड़ी अच्छी हूँ, मुझे कपड़ों की डिज़ाइनिंग का पता है, मेरे बहुत सारे जानने वाले मुझसे कपड़े डिज़ाइन करवाते हैं, तो मैं इसी का ऑनलाइन स्टोर बना लेती हूँ। आयशा की एवरेज प्राइस 3,000-4,000 रुपये है और वो कपड़े डिज़ाइन करके बना के लोगों को बेचना शुरू हो गए। आयशा का ई कॉमर्स स्टोर इत्तफाक से चल पड़ा, उसको पैसे आना शुरू हो गए। लेकिन एक दिन जब वो सुबह उठी, उसको पता चला कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नया लॉ पास कर दिया है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर लोग कैश ऑन डिलीवरी पर पेमेंट्स करते हैं अगर ई कॉमर्स के ऑर्डर्स हों, बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट इश्यूज। और एफबीआर ने अब ये लॉ पास कर दिया है 14 अगस्त के दिन कि अब 2 लाख रुपए से ज़्यादा की ट्रांजैक्शंस आप कैश पर नहीं कर सकते, बाकी के लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट मंगवानी पड़ेगी। आयशा कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, मुसीबत आई है, फेस करेंगे। आयशा अपने कस्टमर्स को कॉल करती है कि आइंदा से आप पेमेंट ऑनलाइन करें। आयशा के कस्टमर्स कहते हैं कि देखिए बीबी, आप काम बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन हमें आप पर भरोसा नहीं है, हमारे पैसे भी गए, कपड़ा भी गया, क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में हम कैसे ट्रस्ट करें? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में जगह जगह ई कॉमर्स के नाम पर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के नाम पर तो ऑलरेडी फ्रॉड होते हैं। वी डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर, इनफैक्ट इसके बाद हमें कॉल भी मत करना। और आयशा एक एक करके अपने सारे कस्टमर्स को लूज कर जाती है। अब आयशा का ये ई कॉमर्स स्टोर तो बंद हो गया। अब एक आयशा का एक बहुत बड़ा सवाल है, और वो सवाल ये है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये सब किया क्यों है? क्या एक इस्लामिक प्रैक्टिस से, विच इज़ कैश ऑन डिलीवरी, आपको क्यों हटाया जा रहा है? और हटाने के बाद क्या मुतबादल सिस्टम है? ऐसे बहुत से सवाल आयशा के दिमाग में जन्म ले रहे हैं। सवाल पूछने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन समझ में आना ज़रूरी है कि ये सारा सिचुएशन है क्या, ये सारा खेल है क्या, और इस खेल के लिए आपकी अपनी नॉलेज, बेसिक नॉलेज होनी क्या चाहिए। कहानी क्या है, आइए समझते हैं।
पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रही है और इस मुश्किल दौर से गुजरते हुए हमें बहुत सी कंडीशंस आईएमएफ के लिए, पेरिस क्लब के लिए और अपने डोनर्स के लिए पूरी करनी पड़ती हैं। और उसी में जो चंद एक शराइत है वो ये कि एफबीआर अपना टैक्स नेट बढ़ाए, एफबीआर अपनी इनफॉर्मल इकॉनमी को फॉर्मल इकॉनमी बनाए। अब ये जो इनफॉर्मल इकॉनमी है ये सारी वो इकॉनमी है जो कैश ट्रांजैक्शंस पे चलती है। जब लोग अकाउंट्स में पैसे नहीं रखते, जब लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करते, और पाकिस्तान में बहुत बड़ा नंबर नहीं है कि जो लोग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो। पाकिस्तान में इनफॉर्मल इकॉनमी आज भी बहुत बड़ी इकॉनमी है। अब इस सारी इकॉनमी को कैशलेस इकॉनमी बनाने के लिए, इसको टैक्स नेट में लाने के लिए, बैंकिंग का रोल इंपॉर्टेंट करने के लिए एफबीआर दिन रात मेहनत कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि किसी तरह हर ट्रांजैक्शन सिस्टम में आ जाए, हर ट्रांजैक्शन कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन ना हो। आपने ये चीज़ नोट की होगी रिसेंटली, अगर आप कहीं डाइन आउट के लिए गए हैं, बाहर किसी रेस्टोरेंट में गए हो, तो आपने ये देखा होगा कि इवन रेस्टोरेंटर्स ने आपको ये ऑफर की होगी कि अगर आप कैश के ऊपर पेमेंट करते हैं तो आपको टैक्स ज़्यादा कॉस्ट करेगा, और अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी। और आपने प्रेफर किया और आपने अपना कार्ड इस्तेमाल कर लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एफबीआर इज प्रोमोटिंग कि कैश बेस हमारी कम हो, कैशलेस इकॉनमी बने, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड हो ताकि हर चीज़ एक टैक्स नेट में आ सके, विच इज़ नॉट बैड फॉर द कंट्री। बट एट द सेम टाइम आपको ये चीज़ जहन में रखनी है कि जब इकॉनमी थोड़ी बहुत इनफॉर्मल रहती है, आप बचत में रहते हैं। पाकिस्तान ने जब 1998 में एटॉमिक रिएक्टर्स का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान ने तजर्बा किया अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स का, अपने एटम बम का, तो अब अमेरिका ने बहुत डराया कि आपके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान क्यों बच गया? पाकिस्तान इसलिए बच गया क्योंकि हमारी इकॉनमी इनफॉर्मल इकॉनमी है। अगर कोई मुल्क हमें रोकता भी है तो हमारे बैंकिंग चैनल्स को रोकता है, हमारी इनफॉर्मल इकॉनमी फिर भी चलती रहती है। अब इस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं इनफॉर्मल इकॉनमी को फॉर्मल इकॉनमी बनने के खिलाफ हूँ, ऐसी बात नहीं है। बट व्हाट इज रियली नीडेड इज कि चंद चीज़ों को हम अपनी बेस लाइन समझ लें और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। मेरा अक्सर उठना बैठना होता है उन कंपनीज के साथ, उन सीईओज के साथ कि जो पाकिस्तान में बड़े बड़े ई कॉमर्स स्टोर्स चला रहे हैं। उनसे जब भी मैं एक बात करता हूँ ना, वो हमेशा मुझे कहते हैं कि इम्तिनान भाई, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला हमारे कारोबार के अंदर ये है कि यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी होता है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन में पैसे देने पड़ते हैं, सीओडी करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जिस दिन सब कुछ बैंकिंग चैनल के ज़रिए या क्रेडिट डेबिट कार्ड के ज़रिए होने लगा, हमारी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। ये बात मैं उनको भी कहता हूँ, और ये बात आज इस वीडियो के तवस्सुत से मैं आपको भी कह दूँ कि कैश ऑन डिलीवरी सरीहन इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। आप मिडल ईस्ट में चले जाएं, यूएई चले जाएं, आप सऊदी अरेबिया चले जाएं, आप कहीं चले जाएं, आप ये देखेंगे कि जितने इस्लामी ममालिक हैं वहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी ज़्यादा है। क्यों? क्या वहाँ पर अवेयरनेस कम है? नहीं। क्या वहाँ पर लोग एजुकेटेड नहीं है? नहीं। वहाँ पर एजुकेशन ज़्यादा है। यहाँ पर भी इस्लामिक एजुकेशन पाकिस्तान में हर इंसान की कोशिश होती है, जितना उसको दीन पता है वो उस पर चलने की कोशिश करे। इसी वजह से कैश ऑन डिलीवरी ज़्यादा है, और कैश ऑन डिलीवरी से हटाना मेरी नज़र में एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट से, एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एग्रीमेंट है, उससे आप हटा रहे हैं। अगर आप ओवरऑल प्रिंसिपल्स देखें कॉन्ट्रैक्ट्स के, तो 3 मेजर प्रिंसिपल्स की मैं यहाँ पे आपके साथ बात करने वाला हूँ। पहला इस्लामिक एग्रीमेंट है कि आप मुसव्वमा पे चलते हैं। मुसव्वमा ये है कि आपके बिजनेस में आपकी कॉस्ट क्या है और आपका प्रॉफिट कितना है, ये मुझे नहीं पता। मैं आपका एक बायर हूं जो आपसे चीज़ खरीदना चाहता है, ये है मुसव्वमा। मुसव्वमा के बाद आपके पास जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है आपका सलाम एग्रीमेंट। सलाम एग्रीमेंट क्या कहता है? सलाम एग्रीमेंट ये कहता है कि पूरी पेमेंट आपको प्री पेमेंट करना पड़ेगा, पहले देना पड़ेगा। यानी मैं क्रेडिट डेबिट कार्ड से पूरी पेमेंट एडवांस कर देता हूं, ये है सलाम एग्रीमेंट। और तीसरा एग्रीमेंट है इस्तस्ना एग्रीमेंट। मिसाल ले लीजिए, मैंने कोई चीज़ कस्टमाइज बनवाई है, मुझे बेगम को खुश करना है, मैंने कोई कस्टमाइज गिफ्ट बनवा लिया, फूलों के अंदर, फ्लावर के अंदर और बुके के अंदर एक टेडी बेयर रखना है, मिसाल दे रहा हूँ। अब मैं इस किस्म का शौक नहीं है मुझे, लेकिन अगर ऐसी मिसाल मैं आपको दूं तो आपके फ़ौरन जहन में आएगा कि ये तो कस्टमाइज बन रहा है ना, कस्टमाइज केक बन रहा है।
तो अगर ये कस्टमाइज्ड बनेगा तो सर्टनली जो बना रहा है वो मुझसे पैसे मांगेगा। तो ये है इस्तिस्ना, क्योंकि यहाँ पर आप एडवांस पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब आप कैश ऑन डिलीवरी से लोगों को हटाते हैं, सोचो एक ई कॉमर्स स्टोर पूरे साल में सिर्फ 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। यानी इसका मतलब ये कि हर ई कॉमर्स स्टोर को चाहिए कि अपने कस्टमर्स को कॉल करके एडवांस पेमेंट दें। आपको लगता है लोग देंगे? यही प्रॉब्लम है कि पॉलिसी बनाने वाले जो सीएसपी ऑफिसर्स अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बैठे हैं। मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ, बदकिस्मती से हर सेक्टर में नालायक लोग ऊपर आ चुके हैं। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि अगर आप कैशलेस इकोनॉमी बनाने की कोशिश करेंगे ई कॉमर्स के अंदर तो पता क्या होगा? सबसे पहले गरर आएगा इसके अंदर। गरर इसलिए आएगा क्योंकि अब किसी को यह पता ही नहीं है कि क्वालिटी क्या होगी। मैं आपके ई कॉमर्स स्टोर से ऑर्डर कर रहा हूं, मुझे नहीं पता आप मुझे क्या भेजेंगे, इंस्पेक्शन कैसे होगी, मेरा तो पैसा एट रिस्क है, मैंने आपको एडवांस दे दिया है। ये गरर यहां पैदा हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर मुझे चीज़ पसंद नहीं आई, मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, मैं वापस ही नहीं कर सकता, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है। और तीसरा, यहाँ पर जब आप बैंकिंग चैनल्स पे चलेंगे तो बैंकिंग चैनल्स पर चलने के लिए इस ई कॉमर्स के प्रोसेस के अंदर डेफिनेटली आपका रिबा इन्वॉल्व हो जाएगा। यानी जब रिबा इन्वॉल्व हो जाएगा तो ये पूरी ट्रांजैक्शन अन इस्लामिक हो जाएगी। एक सीधे साधे चलते हुए इस्लामिक कॉन्सेप्ट को आप अवॉइड करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कैशलेस इकोनॉमी बनानी है। आपको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान का ई कॉमर्स का कस्टमर दराज के ऊपर हो या किसी बड़े ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर हो, वो ट्रस्ट नहीं करता, वो नहीं देता एडवांस पेमेंट। और वो ठीक करता है क्योंकि ये हक हासिल है उसे कि वो कैश ऑन डिलीवरी पे पेमेंट कर सकता है। आप होते कौन है उसके पास से ये कॉन्सेप्ट हटाने वाले, उससे ये हक छीनने वाले कि 2 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन नहीं होगी। आप सरीहन एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग फॉर दिस कंट्री एंड विच इज रॉन्ग फॉर द पीपल हु आर रनिंग ई कॉमर्स स्टोर्स। आप आवाम से हक छीन रहे हैं कि वो चीज रिफंड कर सके और कैश दे सके, और आप ई कॉमर्स स्टोर से उसका कस्टमर छीन रहे हैं। यानी आप पूरे ई कॉमर्स स्टोर को 2 लाख पे रिस्ट्रिक्ट करके पूरे ई कॉमर्स सेक्टर का भट्टा बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। जिन लोगों को रेफरेंसिंग की जरूरत होती है उनके लिए ये सर्कुलर 2025 है, सो यू कैन गो ऑन एंड यू कैन स्टडी मोर अबाउट दैट। इस सर्कुलर के मुताबिक दुकानदारों के लिए भी और ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए भी 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। 2 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शंस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कैश ट्रांजैक्शंस। अब ये अगर हो जाता है, अभी भी वक्त है, आप इसके बारे में बोल सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, गरर से बच सकते हैं, रिबा से बच सकते हैं और अपने कारोबार में फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। अभी भी वक्त है। इसके बारे में आई वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट इट, आई वॉन्ट यू टू शेयर इट विद अदर पीपल, ताकि अब भी हाथ लोगों का रोका जा सके और आपको इस इस्लामी प्रिंसिपल से दूर ना किया जा सके।